क्या वेस्ट बंगाल के एसआईआर और ईसीआई वाले पूरे कंट्रोवर्सी में आम वोटर के लिए कोई रिलीफ निकला भी है या नहीं, ये सवाल काफ़ी टाइम से हवा में है। और ऑनेस्टली अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो पिक्चर काफ़ी ग्रिम भी लगती है। लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हट गए, अपील्स पेंडिंग है, इलेक्शन डेट्स सर पर खड़ी है और बीच में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग चल रही है, जहां एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स ओपनली डिस्कस हो रहे हैं और दूसरी तरफ इमीडिएट रिलीफ ऑलमोस्ट मिसिंग था। लेकिन अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है जिससे लग रहा है कि कोर्ट ने एक बैलेंस्ड अप्रोच लेने की कोशिश की है और इंटरेस्टिंगली ये ऑर्डर थोड़ा सा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फेवर में गई है। तो क्या हुआ है, चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। अब सबसे पहले कंटेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। वेस्ट बंगाल में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है इलेक्टोरल रूल्स का, उसने लिटरली पूरा इलेक्टोरल लैंडस्केप हिला दिया है। ओवर 27 लाख वोटर्स के नाम डिलीट होने की बात सामने आई और टोटल डिस्प्यूट्स और ऑब्जेक्शंस का नंबर 60 लाख के ऊपर चला गया और फिर 34 लाख से ज़्यादा अपील्स अपेलेट ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गई। मतलब एक मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल क्राइसिस क्रिएट हो गया था, जहां लोग कह रहे हैं कि उनका वोटिंग राइट अनफेयरली छीन लिया गया है। इसी बैकड्रॉप में जब मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के पास, जहां बेंच कंप्राइजिंग सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इस पूरे इशू को सुना और हियरिंग के दौरान काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस भी आए थे। जैसे कि जस्टिस बागची ने ओपनली बोला कि अगर इलेक्शन मार्जिन 2% हो और 15% लोग वोट ही ना कर पाए तो इलेक्टोरल लेजिटिमेसी पे सवाल उठ सकता है, जो एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है। हालांकि जब एक्चुअल रिलीफ की बात आई थी तो कोर्ट ने एक कॉशियस स्टैंड लिया और यहाँ से ही कंट्रोवर्सी और भी डीपन हो गई, क्योंकि पिटिशनर्स का मेन डिमांड ये था कि जिन लोगों के अपील्स पेंडिंग हैं उन्हें एटलीस्ट इंटरिम वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लियरली रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बिल्कुल क्लियरली कहा, हाउएवर इट गोज विदाउट सेइंग दैट द mere pendency of appeals preferred by excluded persons before the appellate tribunals shall not entitle them to exercise their right to vote। मतलब सिर्फ अपील फाइल कर देने से आप वोट नहीं कर सकते। और ये एक बड़ा सेटबैक था उन लाखों लोगों के लिए जो अभी भी ट्रिब्यूनल के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली दूर भी नहीं किया रिलीफ को, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया, जो शायद अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस पूरे केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल अलाउ कर देता है एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट के अंदर, तो उसका नाम सप्लीमेंट्री रिवाइज्ड इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड किया जाएगा और वो वोट कर पाएगा। और ये डायरेक्शन दिया गया अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी देयरफॉर इन्वोक आवर पावर्स अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डायरेक्ट द ईसीआई दैट वेरेवर द अपीलेट ट्रिब्यूनल्स आर एबल टू डिसाइड द अपील्स बाय 21st April or 27th April, as the case may be, such appellate orders shall be given effect to by issuing a supplementary revised electoral roll and all necessary consequences with respect to the right to vote shall follow। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में तो समझे तो कोर्ट ने ईसीआई को बोला है कि अगर ट्रिब्यूनल टाइमली डिसीजन ले लेता है तो आपको वोटर लिस्ट रिवाइज करनी पड़ेगी और उन लोगों को वोट करने देना पड़ेगा। अब ये ऑर्डर 2 फेजेस के इलेक्शंस के हिसाब से टेलर्ड है, जो लोगों के लिए काफ़ी क्रूशियल है। अगर फर्स्ट फेज इलेक्शन है 23 अप्रैल को, तो अपील 21 अप्रैल तक डिसाइड होनी चाहिए, और अगर सेकेंड फेज इलेक्शन है 29 अप्रैल को, तो अपील 27 अप्रैल तक डिसाइड होनी चाहिए। मतलब एक तरह से कोर्ट ने एक विंडो ओपन की है, जहां जेन्युइन वोटर्स जो रॉन्गली एक्सक्लूड हो गए थे, अगर उनका केस जल्दी डिसाइड हो जाता है तो वो अभी भी वोट कर सकते हैं। और यहीं पे एक और इम्पॉर्टेंट बात कोर्ट ने क्लैरिफाई की कि ट्रिब्यूनल का डिसीजन फाइनल और कंक्लूसिव होना चाहिए, तभी इंक्लूजन होगा। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इफ एन अपील इज अलाउड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल एंड अ कंक्लूसिव डायरेक्शन फॉर इंक्लूजन और एक्सक्लूजन इज इशूड, such directions shall be duly effectuated before the state of West Bengal proceeding to polling। तो अब बॉल appellate tribunals के कोर्ट में है। अगर वो टाइम पे काम करते हैं तो लोग वोट कर पाएंगे, वरना नहीं। और यहीं पे सबसे बड़ा प्रैक्टिकल इशू आता है, क्योंकि 34 लाख अपील्स पेंडिंग है और सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स है, तो रियलिस्टिकली क्या इतने सारे केसेस इतनी जल्दी डिसाइड हो पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। अब कोर्ट ने खुद एक्नॉलेज किया कि जुडिशियल ऑफिसर्स ने एक ट्रूली हरकुलियन टास्क कंप्लीट किया है। 60 लाख ऑब्जेक्शंस डील करना कोई छोटी बात नहीं है और इस एफर्ट को अप्रिशिएट भी किया गया है। लेकिन साथ ही ये भी क्लियर है कि सिस्टम ओवरलोडेड है और इसी वजह से कोर्ट ने इंटरिम वोटिंग राइट डिनाई किया, क्योंकि अगर पेंडिंग अपील्स वाले लोगों को वोट अलाउ कर दिया जाता तो फिर अपोजिट सिचुएशन भी क्रिएट होता, जहां इंक्लूजन के अगेंस्ट अपील फाइल करने वाले लोग दूसरे के वोटिंग राइट को चैलेंज करते हैं। अब कोर्ट ने इसी पैराडॉक्स को एक्सप्लेन करते हुए कहा
कि if such a scenario were to be permitted to subsist, the consequences would be that objections may likewise seek denial of the right to vote। मतलब अगर एक साइड को इंटरिम रिलीफ मिलता तो दूसरी साइड भी सेम डिमांड करती और पूरा इलेक्शन प्रोसेस केओटिक हो जाता। अब अगर ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ये ऑर्डर एक तरह का मिडिल पाथ है, जहाँ कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस को डिस्टर्ब नहीं किया जो ट्रेडिशनली जुडिशरी अवॉइड करती है, लेकिन साथ ही जेन्युइन वोटर्स के लिए एक लिमिटेड रिलीफ का मैकेनिज्म भी क्रिएट किया गया। और इसी वजह से बोला जा रहा है कि ये ऑर्डर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के फेवर में गया है, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल और प्रोसेस इंटैक्ट रखा गया है और ईसीआई के एक्शन को कम्प्लीटली हॉल्ट नहीं किया गया। लेकिन इसका दूसरा साइड भी है, क्योंकि ग्राउंड पे लाखों लोग शायद फिर भी वोट नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका अपील टाइम पे डिसाइड नहीं हो पाया। ये वही कॉन्ट्रडिक्शन है जो हियरिंग्स के दौरान भी दिखा, जहां कोर्ट ने इलेक्टोरल लेजिटिमेसी के रिस्क एक्नॉलेज किए, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए ड्रास्टिक स्टेप नहीं लिया। और इसी कंटेक्स्ट में पुराने जजमेंट्स जैसे लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का भी रेफरेंस आता है, जहां कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी का नाम पहले वोटर लिस्ट में था तो उसको जेन्युइन वोटर माना जाएगा जब तक प्रूव ना हो अदरवाइज। लेकिन एसआईआर प्रोसेस में ये प्रिंसिपल रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी पड़ रही है, जो एक फंडामेंटल शिफ्ट है इलेक्टोरल लॉ के फ्रेमवर्क में। तो फाइनल टेक अवे क्या है? क्या ये ऑर्डर रिलीफ देता है या नहीं? आंसर थोड़ा नुआंस्ड है। हाँ, रिलीफ है लेकिन कंडीशनल है। हाँ, वोटिंग राइट रिस्टोर हो सकता है लेकिन सिर्फ तब जब अपील जल्दी डिसाइड हो। हाँ, कोर्ट ने इंटरवेंशन किया है लेकिन लिमिटेड एक्सटेंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोर्ट ने अपना आर्टिकल 132 पास यूज़ करके एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालने की कोशिश की है, बिना इलेक्शन को डीरेल किए हुए। अब सबकी नज़र 24 अप्रैल की हियरिंग पर होगी, जहां मेन एसआईआर मैटर्स फिर से लिए जाएंगे और शायद तब कोर्ट लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस पे भी क्लैरिटी दे। तब तक के लिए वेस्ट बंगाल के वोटर्स के लिए सिचुएशन अभी भी अनसर्टेन है। रिलीफ का दरवाज़ा खुला है लेकिन उस तक पहुंचना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं लग रहा, और यही इस पूरे केस का सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट है। लॉ ने एक विंडो दी है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी उस विंडो को कितना एक्सेसिबल बनाती है वो अभी भी एक बड़ा सवाल है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।